नमस्कार। आज की इस विशेष खोजी रिपोर्ट में हम सीधे इतिहास के एक ऐसे गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। सुबह की घनी धुंध और उसके नीचे दबे हुए कुछ बेहद प्राचीन खंडहर जो ना जाने कितने युगों से एकदम खामोश हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इतिहास के पन्नों से बड़े ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। उदंतपुरी यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता की चाबी है। एक ऐसा प्राचीन विश्वविद्यालय जिसे मुख्यधारा के इतिहास ने करीब करीब भुला ही दिया है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया और कुछ को समय नहीं भुला दिया। कितनी गहरी बात है ना? इस विचार पर जरा गौर कीजिए। क्या दूर से आती उन मंदिर की घंटियों की गूंज महसूस की जा सकती है? एक ऐसा संस्थान जो कभी अंधकार से निकलकर सुनहरे सूर्योदय की तरह चमकता था, वो आज महज एक धुंधली सी परछाई बनकर रह गया है। सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब ज्ञान और शिक्षा को बड़े बड़े महलों से भी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी भव्य वास्तुकला, इतना महान केंद्र समय की धूल में कहीं खो गया? यही तो हमारी आज की इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम उदंतपुरी की जड़ों की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा अध्ययन केंद्र बिल्कुल नहीं था। पाल राजवंश के शासनकाल में स्थापित ये केंद्र प्राचीन भारत के बौद्धिक साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक था। उस दौर के इतिहासकार बताते हैं कि यह अपने समय के सबसे विशाल और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में गिना जाता था। सच कहूं तो ये कोई साधारण गुरुकुल नहीं था, बल्कि एक ऐसा विश्वस्तरीय संस्थान था जहां ज्ञान की सचमुच कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसा पैमाना जिसकी आज कल्पना करना भी हैरान कर देता है। अब इस ऐतिहासिक समय चक्र को देखिए। तक्षशिला से शुरुआत होती है, फिर नालंदा, उसके बाद उदंतपुरी और फिर विक्रमशिला। ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये वाकई कमाल की बात है। आज की भाषा में अगर इसे समझना हो तो ये उस प्राचीन दुनिया की आईवी लीग थी, एकदम शक्तिशाली और आपस में जुड़ा हुआ एक पूरा शैक्षिक नेटवर्क। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, हम हमेशा नालंदा या तक्षशिला के बारे में ही क्यों सुनते हैं? 8वीं शताब्दी के इस महान केंद्र यानी उदंतपुरी का नाम अक्सर हमारी आधुनिक स्मृति में पीछे क्यों छूट जाता है, जबकि ये भी उसी महान शैक्षिक श्रृंखला की एक बेहद अहम और मजबूत कड़ी थी। तो आखिर उस दौर में वहां पढ़ाया क्या जाता था? दर्शन शास्त्र से लेकर उन्नत व्याकरण और प्राचीन चिकित्सा से लेकर तर्कशास्त्र और आध्यात्मिक ध्यान तक, हर एक विषय अपने आप में कितना गहरा है। आइए कुछ पल के लिए उस स्वर्णिम युग में चलते हैं। कल्पना कीजिए तेल के दियों से जगमगाते उन विशाल ध्यान कक्षों की, जहां हजारों की तादाद में भिक्षु और विद्वान पूरी एकाग्रता के साथ इन विषयों में डूबे हुए हैं। ये नज़ारा ही अपने आप में उस समय की बौद्धिक गहराई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एहसास करा देता है। यह सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि विचारकों और ज्ञानियों का एक पूरा शहर था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान की कोई सीमा या सरहद नहीं होती, और उदंतपुरी ने इसे साबित कर दिया था। ये जगह एक वैश्विक चुंबक की तरह काम करती थी। यहां सिर्फ स्थानीय छात्र ही नहीं आते थे, बल्कि तिब्बत और चीन जैसे दूर दराज के इलाकों से बड़े बड़े विद्वान खींचे चले आते थे। उनका मकसद क्या था? ताड़ के पत्तों पर लिखी उन दुर्लभ पांडुलिपियों का अध्ययन करना और ज्ञान का आदान प्रदान करना। ये एक तरह का विशाल क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज था। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक ही छत के नीचे ज्ञान की एक ही खोज में जुटे हुए थे। लेकिन हर कहानी का अंत सुनहरा नहीं होता। यहां से इतिहास एक बहुत ही खौफनाक और दुखद मोड़ लेता है। एक तरफ वो शांतिपूर्ण माहौल, सुनहरी धूप में प्राचीन पांडुलिपियों के पन्ने पलटते हुए विद्वान, और फिर अचानक वो दूसरा दृश्य, एक गहरा लाल रंग, एक अचानक हुआ क्रूर आक्रमण, वो आग की लपटें जो सदियों के ज्ञान को, उन विशाल पुस्तकालयों को निगल रही हैं, और भरभरा कर गिरती हुई वो भव्य वास्तुकला। ये बदलाव इतना अचानक और दिल दहला देने वाला था कि सोचकर ही सिहरन होने लगती है। सदियों का सहेजा हुआ अमूल्य ज्ञान बस चंद पलों में लपटों में घिर गया। जब उदंतपुरी गायब हुआ तो भारत की बौद्धिक आत्मा का एक हिस्सा भी उसके साथ ही लुप्त हो गया। इस वाक्य में जो दर्द और जो ऐतिहासिक पीड़ा छुपी है, उसे बहुत गहराई से महसूस किया जा सकता है। जरा सोचिए, जब वो अनगिनत पांडुलिपियां जलकर राख बन गईं और हवा में उड़ने लगीं, तो वो सिर्फ कागज या ताड़ के पत्ते नहीं जल रहे थे। वो दरअसल सदियों का अथक शोध था, कई पीढ़ियों की समझ थी, और पूरी मानवता का एक अमूल्य बौद्धिक खजाना था जो हमेशा के लिए धुएं में तब्दील हो रहा था। इस भारी त्रासदी का वो भावनात्मक बोझ आज इतने सालों बाद भी महसूस होता है। और यहीं पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हमें बेचैन कर देता है। उन आग की लपटों में
चिकित्सा, गणित या खगोल विज्ञान की न जाने कितनी ऐसी वैश्विक खोजें जलकर हमेशा के लिए खाक हो गई, जिनके बारे में दुनिया कभी जान ही नहीं पाई। अगर कल्पना करें कि ये विशाल अभिलेखागार, ये लाइब्रेरियां आज हमारे बीच मौजूद होती, तो क्या मानव जाति का बौद्धिक और वैज्ञानिक इतिहास आज कुछ और ही नहीं होता? इतिहास के हर जिज्ञासु के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दिन हमने केवल कुछ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं खोई थी, बल्कि शायद भविष्य के कई बड़े रहस्यों की चाबियां हमेशा के लिए खो दी थीं। खैर, राख से फिर उठ खड़े होने की कहानी भी हमारी ही है। ये सफर बहुत ही कमाल का है। वो प्राचीन गुरुकुल, फिर वो तबाही की राख और खंडहर, और वहां से निकलकर आज के हमारे आधुनिक शैक्षिक संस्थान और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान तक की यात्रा। जो गहरा आध्यात्मिक ध्यान और जो स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस प्राचीन काल में जन्मा था, उसका सीधा असर आज भारत के आधुनिक अंतरिक्ष मिशनों और हमारी तकनीकी क्रांति में साफ नजर आता है। ये एक ऐसा अटूट बौद्धिक संबंध है जो हजारों साल बाद भी टूटा नहीं है। इमारतें भले ही गिर गई हों, लेकिन ज्ञान की भावना आज भी जीवित है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता के उस अटूट लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। आक्रमणकारियों ने भौतिक बुनियादी ढांचे को तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन जो सीखने की हमारी पहचान थी, जो ज्ञान के प्रति हमारा मूल स्वभाव था, उसे कोई नहीं मिटा सका। ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसने ज्ञान को सिर्फ पत्थरों या किताबों में नहीं, बल्कि अपने डीएनए में बसा के रखा था। सच है, इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन विचार हमेशा अजय होते हैं। अब अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी, एक पल के लिए इन सभी प्राचीन विश्वविद्यालयों को साथ एक कतार में खड़ा हुआ देखिए। ये महज कुछ नामों की सूची नहीं है, ये उस गौरवशाली समय का एक जीता जागता भव्य प्रमाण है, जब ये पूरा क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए एक गुरु का काम करता था, दुनिया को राह दिखाता था। ये सब मिलकर उस प्राचीन ज्ञान की वो मजबूत नींव बनाते हैं जिससे आज हमें फिर से खोजना और समझना है। इस पूरी खोजी रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली संदेश निकल कर आता है, वो यही है कि ज्ञान कोई एक विषय नहीं, बल्कि इस पूरी सभ्यता की असल नींव था। इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो ज्ञान को संरक्षित करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा काम केवल किताबों में लिखे इतिहास को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस छिपे हुए इतिहास को मिट्टी से बाहर निकालना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सहेज कर रखना है। क्योंकि जो समाज अपने अतीत के इन बौद्धिक खजानों का सम्मान करना जानता है, वही असल में एक मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकता है। और अंत में हम आज के इस विश्लेषण को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ रहे हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगा। ज्ञान को जलाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। किताबों में आग लगाई जा सकती है, बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सीखने की जो वो अदम्य भावना होती है ना, उसे कभी राख नहीं किया जा सकता। उदंतपुरी भले ही समय के किसी पन्ने में कहीं खो गया हो, लेकिन उसकी गूंज, उसका वो विचार आज भी हमारी जिज्ञासाओं में जिंदा है। क्या हम इस खोई हुई विरासत को फिर से दुनिया के सामने ला पाएंगे? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये विशेष खोजी रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस प्राचीन धरोहर की इस यात्रा ने कई अनसुलझे पहलुओं को स्पष्ट किया होगा और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर किया होगा। हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की इस निरंतर खोज में हमेशा ऐसे ही जिज्ञासु बने रहें। देखते रहें VMN न्यूज़, आवाज सत्य राष्ट्र।